ये जो स्विच मारते हो आप, क्या बटन है कोई? आई डोंट नो हाउ आई डू इट। बचपन से मेरे अंदर थी। मैं काफी सारी मिमिक्री करता था बचपन में। एक अपना ट्राइब बनाना बहुत जरूरी है इस शहर में। वो तो आपको बनना भी नहीं था, आप तो बिट्टू बिल्कुल बनना चाहते थे। बिल्कुल यार, हम दिल्ली वाले हैं। हाँ, तुम तो जानते दिल्ली के हो लौंडे हैं हम। वो कैसे करेंगे? हम कैसे फुद्दू बने। जो आप जना में देखते हैं ना, उसका कई बहुत सारा अंश मेरे अंदर था बचपन में। थर्ड ईयर के एग्जाम्स भी इसलिए नहीं दिए थे ताकि मैं अपने आप को हैंडीकैप कर लूँ। ठीक है, मैं अपने आप को जैसे कहते हैं कि रोक लूँ कोई भी और नौकरी करने से। मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए और इसलिए शायद मैं एक्टर बन गया। देवेंदु मेरा सीनियर। अच्छा, 1 साल सीनियर है। दिवेंदु और मैं सेम बैच। अच्छा, देवेंदु भी यही रहते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी कि मैं दूसरे ही दिन यशराज में था, अली भाई से हेलो हाई करने गया था और वहीं पे मुझे यश जी दिखे। एक चीज दिमाग में थी हमेशा कि एक्टर तो बनना है, आज नहीं तो कल बनूंगा। फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। टीवीएफ में मुझे फिर ह्यूमरस लियोर्स करने का मौका मिला। मैंने बुशी का रोल किया। फिर मैंने वो विजय माल्या वाला जो आप लोग रील बड़ा आजकल पॉपुलर हो रहा है, तो वो मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर तो नहीं, लेकिन डायरेक्टर के एसोसिएट वो मुझे ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, जो कि अमर कौशिक। यस। तो उन्होंने मुझे यार बोला कि वो स्त्री, उनकी एक फिल्म है और वो बना रहे हैं, और मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैंने सोचा यार यहाँ पे तो मैं हक से मांग सकता हूँ। तो मैंने बिट्टू का ऑडिशन दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला जना का एक सीन कर दो। तो मैंने कर दिया वो एक सीन, और वो करते ही मुझे पता था कि यार ये तो मैं ही हूँ। हाँ, ये तो मैं ही हूँ। अच्छा अभिषेक भाई, आप में और मेरे में दो चीजें कॉमन है। जी, क्या? एक, आपकी पहली कार सेंट्रो थी, मेरी भी पहली कार सेंट्रो थी। आपका कॉलेज किरोड़ीमल, मेरा भी किरोड़ीमल। बस फर्क ये है कि आप प्लेयर्स सोसाइटी का हिस्सा थे और मैं उससे बहुत दूर भागता था। मुझे लगता था ये कुछ पागल टाइप के लोग हैं, कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं। उस वक्त तो थिएटर वेटर हमें पता भी नहीं था कि होता क्या है। तो हमें वो ऑडिटोरियम में बैठ के जब केवल सर के साथ आप लोग कुछ कुछ कर रहे होते थे, तो हमें लगता था यार ये क्या है, हमें पल्ले नहीं पड़ता था। तो बट अभी जो हम अभिषेक बनर्जी को एज एन एक्टर देखते हैं, मतलब मैं अभी वही अपने रिव्यूज़ निकाल के देख रहा था कि भेड़िया देखी, उसमें हेडलाइन में मैंने अभिषेक बनर्जी के नाम का जिक्र किया। स्टोलन देखी, मतलब जहां आप होते हैं, चाहे किरदार कैसा भी हो। मतलब मैंने राणा नायडू देखी है अभी स्टोलन के बाद, तो उसमें आई वाज लाइक स्टन। जब वो डायलॉग आता है, मैंने सेक्स कर लिया, मैंने सेक्स कर लिया। मतलब मैं वही सोच रहा था कि यार एक तरफ ये आदमी हथौड़ा त्यागी था जो इतना खूंखार था, ठीक है, एक तरफ ये ऐसा कैरेक्टर प्ले करता है। तो ये जो स्विच मारते हो आप, क्या बटन है कोई कि बंद कर दिया, ऑन कर दिया, बंद कर दिया, ऑन कर दिया? हाउ यू डू इट? सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है। यार आई डोंट नो हाउ आई डू इट। मुझे लगता है कि कुछ चीजें होती हैं जो बचपन से मेरे अंदर थी। मैं काफी सारी मिमिक्री करता था बचपन में, अलग अलग एक्टर्स की आवाजें निकालता था। इनफैक्ट एनडीटीवी गुस्ताखी माफ में मैंने काफी टाइम तक काम किया, 6 महीना साल भर काम किया था। तो जब मैंने एक्टिंग को, आई रिमेम्बर कॉलेज में भी ना, मतलब वर्सेटैलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा तारीफ होती थी मेरी, क्योंकि मैं एक ठुल्ला भी बनता था, फिर मैं एक बंगाली टीचर भी बन जाता था, फिर मैं एक कॉर्पोरेट मैन भी बन जाता था। इनफैक्ट एक नाटक में मैंने 7 कैरेक्टर किए थे। ठीक है, तो ये शौक हमेशा रहा है, अलग अलग किरदार पकड़ना, ये वो। सो आई डोंट नो, मतलब या तो यू कैन से कि एक कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, या तो वो है, या शायद मैं क्राफ्ट को ही ऐसा मानता हूँ, एक्टिंग को, कि एक्टिंग क्राफ्ट ही ऐसी है कि आपको यू शुड बी एबल टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। वही है। बट लेकिन शुरू में तो यू वर रिजेक्टेड एज एन एक्टर ना, दैट्स व्हाई यू केम इनटू कास्टिंग। हाँ, नहीं मतलब रिजेक्ट एज इन मैंने ज्यादा ट्राई नहीं किया, क्योंकि यार ऑडिशन के वो लाइन में खड़ा रहना और किसी को ना जानना, मुझे लगा कि ऐसे तो काम नहीं बनने वाला। मतलब तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी। एक अपना ट्राइब बनाना बहुत जरूरी है इस शहर में। आप अकेले नहीं लड़ सकते, आपको यार एक गैंग चाहिए। ठीक है, आपको मतलब साथीदार चाहिए जो आपकी इज्जत करे, या आप उनसे कुछ सीखें। वो बोलते हैं ना कि कमरे में ऐसे लोग होने चाहिए कि जो आप, जिनसे आप सीख रहे हो, ना कि वो आपसे सीख रहे हैं। तो मैंने अपना हमेशा सराउंड ऐसे लोगों के साथ किया। गौतम सर, राजकुमार गुप्ता, अमर कौशिक, देव मखीजा, ये मेरे दोस्त रहे। तो मेरे ज्यादातर दोस्त एक्टरों से ज्यादा, वो एक्टर तो थे थिएटर के, लेकिन आई थिंक बॉम्बे में मेरे सबसे ज्यादा दोस्त बने जो कि राइटर्स हैं, खुद डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट या उस वाले डीओपीज, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, और मुझे अच्छा लगता है उनसे सीखने में, क्योंकि वो कला मेरे पास है नहीं, यू नो। तो यार
क्या बोले, आई थिंक इट्स जस्ट एक तरह का एक क्लैरिटी थी कि हाँ कभी ना कभी एक्टिंग करनी है, लेकिन किस तरह के रोल्स करने हैं, क्या मुझे मिलेगा, वो सब नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि हाँ ये देवाशीष मखीजा वाला जो अज्जी है, वो जब मैंने फिल्म की थी तब मुझे लगता था कि हाँ इस तरह के रोल्स तो मुझे मिल ही जाएंगे। जना वाला मुझे नहीं पता था। वो जना तो आपको बनना भी नहीं था ना, आप तो बिट्टू बनना चाहते थे कि मैं तो अल्फा मेल हूँ। यार हम दिल्ली वाले हैं, हाँ, तुम तो जानते दिल्ली हो। के लौंडे हैं हम, वो रोल कैसे करेंगे? हम कैसे फुद्दू बने? बट लेकिन वो फुद्दू जो था उसने मतलब ऐसा मैजिक क्रिएट किया कि वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स हो गया जी आपके करियर का भी और उस फ्रेंचाइजी का भी। ये यू विल एग्री? या ऑफ कोर्स आई विल एग्री कि मतलब मेरे करियर पे उससे बड़ा कोई कैरेक्टर अभी तक आया नहीं है। जना का आई थिंक जो क्रेज है या जो प्यार है ना, वो पूरे भारतवर्ष में एवरीबडी एंजॉयज इट, एवरीबडी लव्स इट। तो आई थिंक जना का जिस तरह का प्यार मुझे ऑडियंस से मिला, वो मुझे लगता है कि बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन होता है। क्योंकि आप कोशिश तो कर सकते हो अलग अलग रोल्स करने का, बट इतना प्यार मिल जाना, इतना सराहना, यू नो बच्चे जो हैं, मैं कितने बार इवेंट्स पे गया हूँ, वहाँ पे माँ बाप बोलते हैं कि यार मेरा बच्चा जो है जब तक वो फिल्म देखता नहीं है, यू नो, और आपको देखता नहीं है तब तक वो खाना नहीं खाता। तो इस तरह का एक इमोशन जुड़ जाना, ग्रैटिट्यूड, यही बोल सकता हूँ। आपको बनना तो रेलवे मास्टर था ना? रेलवे मास्टर नहीं, रेलवे का जीएम भाई, जीएम जनरल मैनेजर, जो कि काफी अच्छी पोस्ट है भाई द वे। मतलब हाँ, मतलब जब तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ या मैं कोई और भी चीज कर सकता हूँ, तब तक वही वाली चीजें होती हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली में आप सीखते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब, पिताजी जब थे तो वो भी चाहते हैं कि आपको भी गवर्नमेंट जॉब मिले। गवर्नमेंट जॉब का कितना बड़ा क्रेज है, वो तो बहुत ज्यादा, शायद बॉम्बे दिल्ली में ना हो, लेकिन बाकी अरे यूपी और इधर तो मतलब आई मीन लड़का अगर सरकारी नौकरी में है जी तो कहते हैं कि मतलब आने वाली कई पुश्तें जो हैं वो खाएंगी, और मतलब और शादी भी तभी होगी, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी। बट पता नहीं, मुझे कभी बचपन से ऐसा कोई जॉब में इंटरेस्ट था नहीं। मुझे पता था कि मैं जॉब तो नहीं करूँगा, इतना मुझे क्लैरिटी थी। 9-10 तक रेलवे जीएम, क्योंकि मेरे मामा जी, मेरे नाना जी सब लोग रेलवे में थे। मुझे लगता था यार बड़ी अच्छी नौकरी है, वो जाते हैं काम करते हैं, दोपहर में लंच करने घर भी आते हैं, छुट्टी वुट्टी भी मिलती है, तो आराम की जिंदगी है। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए थी। बट समहाउ मैं, जिसे कहते हैं, पहले मैंने एक म्यूजिकल नाटक किया चेन्नई कल्पाकम में। वो म्यूजिकल नाटक करने के बाद मुझे ना चस्का चढ़ा। मुझे लगा यार मुझे ये और करना है, मैं स्टेज पे और आना चाहता हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं जब मैं स्टेज पे आता हूँ। वो पहचान मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, शायद इसलिए भी क्योंकि मैं इकलौता था। तो इकलौते जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा मुश्किल होता है टू मेक फ्रेंड्स, क्योंकि घर में और कोई है नहीं। राइट। तो मेरे दोस्त जो है मेरे माँ और बापी थे। पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो पापा तो दोस्त रहे नहीं। मम्मी मेरी दोस्त थी, लेकिन मम्मी बड़ी बिजी रहती थी, तो मुझे दोस्त बनाने में ना बड़ी तकलीफ होती थी। शायद इसलिए जब मैं ये नाटक करने लगा स्टेज पे और परफॉर्मेंस करने लगा, तो खुद ही बच्चे मेरे पास आने लगे और बातचीत होने लगी, तो मुझे वो अच्छा लगा। बट वो कट ऑफ हो गया दिल्ली जाते ही, और मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद मैंने स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश की। फिर मुझे लगा कि यार इतनी स्लेजिंग मेरे से नहीं होगी। मैं बड़ा भोला भाला बच्चा था, बंगाली, स्वीट, जो आप जना में देखते हैं ना, उसका बहुत सारा अंश मेरे अंदर था बचपन में। तो मैं कहा मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैं अगेन दिल्ली में भी मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना शुरू किए, और धीरे 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 मुझे समझ में आने लग गया कि मैं साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ लूंगा। मैं इनफैक्ट साउथ में जब था तो ना चाहते हुए भी मैं टॉप 3 में आ ही जाता था, क्योंकि पढ़ाई का कंपटीशन बहुत होता था। बट मुझे मज़ा नहीं आता था। मुझे मज़ा इन्हीं चीज़ों में आता था। मुझे मज़ा कहानी सुनने में, सुनाने में, परफॉर्म करने में। मतलब ये मुझे याद है, स्कूल में एक प्ले किया था मैंने, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, जो कि काफ़ी पॉपुलर प्ले था, और मतलब बच्चे एक्चुअली वेट करते थे मेरे आने का। सो मुझे स्कूल में वो स्टारडम मिली, तो वो मुझे ना वो चस्का चढ़ गया। कॉलेज में भी फिर मुझे वो चाहिए था। सो आई थिंक जस्ट समवेयर 10वीं या 11वीं में कहीं तो ये हुआ चेंज, और मुझे लगता है कि मुझे उसके बाद से मुझे और कुछ सोचा नहीं। मैंने 3rd ईयर के एग्जाम्स भी इसलिए नहीं दिए थे ताकि मैं अपने आप को हैंडीकैप कर लूँ। ठीक है, मैं अपने आप को जैसे कहते हैं कि रोक लूँ कोई भी और नौकरी करने से। मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, और इसलिए शायद मैं एक्टर बन गया। 3rd ईयर के एग्जाम आपने दिए ही नहीं? यू डिडंट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? नो।
दोबारा कभी अफसोस नहीं हुआ जीवन में कि यार कर ही लेते यार, एक ही साल बचा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं 1 साल गया कॉलेज, थिएटर किया। अब और मैंने किताबें भी पढ़ी प्लेयर्स में। हम लोग यार पढ़ते थे, कितना पढ़ते थे। किस ईयर में थे आप? 2003 से 2006। मतलब दिवेंदु वाले? दिवेंदु मेरा सीनियर था। अच्छा, 1 साल सीनियर हो गया। दिवेंदु और मैं सेम बैच में। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो दिवेंदु भी यही रहते हैं, उनको भी ये घर मतलब इस बिल्डिंग में मैंने ही बोला कि यार तुम यहाँ आके रहो, तो आसपास के लोग रहते हैं। तो हाँ, मतलब मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट था, पर मुझे पता नहीं एग्जाम, मुझे हाँ आई थिंक चक दे इंडिया के ऑडिशंस चल रहे थे दिल्ली में, और अभिमन्यु रे जो कि कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत सारे लड़कियां हॉकी खेल रही थी। तो मैं देखा, मैंने बोला यार ऐसे मिलता है क्या काम? तब नए नए कास्टिंग डायरेक्टर्स आने लगे। तो मुझे लगा ये ऐसे काम मिलता है तो फिर मैं डिग्री लेके क्या ही करूंगा? कौन सा कोई प्रोडक्शन हाउस मुझे बोलेगा कि भाई डिग्री दिखाओ, राइट? सो देन आई थॉट कि मैंने बेसिकली इजी वे आउट ढूंढ लिया। मैंने बोला यार एग्जाम का एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, और दिमाग में हमेशा टेंशन रहेगी कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया इस फील्ड में तो मुझे कहीं और नौकरी तो नहीं मिल सकती। तो शायद, पता नहीं मैं अभी क्या सोच रहा था। अब तो मैं तो कास्टिंग यू स्टार्टेड बिकॉज एक्टिंग वाला जो मामला था वो उस वक्त जमा नहीं, आपने ट्राई नहीं किया? यार मैं वही है, बिकॉज मुझे ना हमेशा एक चीज रही है कि मुझे पिताजी माताजी को परेशान करना पसंद है। पैसे नहीं लेने उनसे? हाँ, नहीं पैसे लेने हैं, ऐसा नहीं, जितना वो दे सके, ये नहीं कि बोझ ही बन जाए। जब मैं कॉलेज खत्म किया तो मैंने दिल्ली में 2 साल काम किया, वही जो अलग अलग जगहों में, मौलाना गुस्ताखी माफ और वॉइस ओवर्स, दूरदर्शन के सीरियल किए। एक ही शो था, क्योंकि जीना इसे का नाम है, ऐसा कोई तो शो था। वो पैसे मैंने इकट्ठा किए 2 साल, और फिर बॉम्बे आया। और जब मुझे किसी ने बोला कि तू बॉम्बे स्ट्रगल करने जा रहा है, मैंने बोला नहीं, मैं बॉम्बे रहने जा रहा हूँ। और बिकॉज हम ट्रांसफरेबल जॉब वाली जिंदगी दुनिया से आते हैं, तो मतलब हमारे लिए शहर बदल के रहना बड़ी आम बात है। मुझे कोई कुछ कह रहा था कुछ दिन पहले, कोई इंटरव्यू घर पे हो रहा था, बोला था किसी चीज से लगाव? मैंने बोला नहीं, किसी चीज से लगाव नहीं है, ये होता ही नहीं है। क्योंकि जब आप हर 2 साल में 3 साल में ट्रांसफर हो रहे हैं तो फिर वैसा नहीं रहता। फर्नीचर और इन सब चीजों तो लगाव होता ही नहीं है, कोई फेवरेट काउच या चेयर भी नहीं। तो बॉम्बे आने का कारण था कि मुझे बॉम्बे में रहना है, क्योंकि इवेंचुअली मुझे मुंबई में ही काम करना था। तो मैंने वो सब नहीं सोचा था कि कब आऊंगा, किस डायरेक्टर के पास जाऊंगा, क्या करूंगा। खैर, हमारे किरोड़ीमल कॉलेज के जो थिएटर सोसाइटी के जो काफ़ी सारे सीनियर्स थे जो कि बॉम्बे में काम कर रहे थे, जैसे कि अली अब्बास जफर, तो बॉम्बे आते ही मैंने अली भाई को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे यशराज बुलाया। मेरे लिए छोटी मोटी मतलब छोटी सी चीज़ है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी कि मैं दूसरे ही दिन यशराज में था, अली भाई से हेलो हाई करने गया था, और वहीं पे मुझे यश जी दिखे चलते हुए। तो फॉर मी इट वाज लाइक, यू नो, लाइक वो होता ना कि लगता है कि यार कुछ साइंस हैं, मतलब दूसरे ही दिन ऐसी जगह जाना और यश जी को देखना। मतलब ऑफ कोर्स मैं गया नहीं, मेरी हिम्मत नहीं थी कि उनको जाके हेलो हाय बोलूं, बहुत ही छोटा था मैं, बट या मतलब वहां से मेरी शुरुआत। और बस मुझे मिलना अच्छा लगता था। मैं काम शायद अपने सीनियर्स, अपने आसपास के लोगों से मैंने कभी नहीं मांगा। मैंने काम शायद हमेशा अनजान लोगों से मांगा, जो कि जैसे गौतम किशन चंदानी है, और वो कास्टिंग डायरेक्टर थे, तो वो उनके साथ मैंने एसोसिएट का काम किया। नो वन किल जेसिका, घन चक्कर, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। और मुझे एक्चुअली जब मैं बॉम्बे आया था तो मुझे बेसिकली जब मैं कुछ टाइम तक जब मैंने ऑडिशंस देने की कोशिश की तो मुझे लगा बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है। एंड दिस गोज फॉर ऑल द यंगस्टर्स कि अगर कहीं लग रहा है किसी सेक्टर में कि कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है हमारा फर्ज बन जाता है कि उस चीज़ को ठीक करें, क्योंकि अगर हमने पहल नहीं करी तो फिर कोई करेगा नहीं। तो जब आप युवा हैं और आप देश को चला रहे हैं, तो आई थिंक वो एक जिद थी मेरे अंदर कि यार इस तरीके से शायद एक्टर्स को ट्रीट करना सही नहीं है, या एक प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। आप ऑडिशन के टाइम पे ये नहीं बोल सकते कि शाहरुख खान की तरह लाइन बोल के दिखाइए, या आप अपने पोर्टफोलियो फोटोज दिखाइए जो कि बहुत ही रैंडम फोटोज होते हैं। उस प्रोसेस में एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर का कोई किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कॉन्वर्जेशन नहीं है। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को बदलना है, और तब अनमोल के साथ कास्टिंग बे का निर्माण किया, और मतलब जिसे कहते हैं कि एक तरह का एक स्पेस बनाया जहाँ पर एक्टर्स बिना झिझक के बिना डरे वो आ सकते हैं, और हम भी बिना झिझक के उन्हें ये बोल सकते हैं कि यार आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। तो आदान प्रदान बड़ा इंपॉर्टेंट है, शर्माना नहीं, आपको किसी को नीचे भी नहीं दिखाना, बट आपको उनको
ये भी समझाना है कि किस तरह के हम लोग इंडस्ट्री में हैं, कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपका ऑडिशन अच्छा होगा। तो एक फ्री स्पेस बनाने की इच्छा थी, तभी कास्टिंग में बना, और तभी आई थिंक आपने कास्टिंग में नाम भी इसलिए रखा कि आप किसी इंडिविजुअल के नाम पे वो नहीं चाहते थे कि इसका नाम जो है वो हो, क्योंकि वो शायद एक क्या थॉट प्रोसेस क्या था उसके पीछे? रूढ़िवाद सोच से बचना। आई थिंक वो बड़ा सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस था कि मतलब फ्यूडल जो होता है ना कि अरे भाई कैसे हो, सरकार, काम मालिक, आप हमारे माई बाप हो, ये भाषा सही नहीं लगती है यार। मतलब एक्टर्स और आर्टिस्ट के बीच में ये बड़ी मुझे अजीब लगता था कि कोई 55 साल का कलाकार आके मेरे पैर छूने की कोशिश कर रहा है मेरे पिताजी के सामने, क्योंकि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। ये मतलब तो मुझे लगा कि यार अगर मैं अपना नाम रख दूंगा तो ये और होगा। और एक चीज दिमाग में थी हमेशा कि एक्टर तो बनना है, आज नहीं तो कल बनूंगा। अगर मुझे अभी राहुल नहीं मिल रहा, बाद में मिलेंगे। ये कॉन्फिडेंस था, कैसे था पता नहीं, बट था। तो आई थिंक दैट्स व्हाई मैंने अनमोल से डिस्कस किया। मुझे लगा कि यार ये ए कास्टिंग या ए स्क्वायर कास्टिंग इसका कोई फायदा नहीं है। लेट्स थिंक ऑफ अ नाइस लाइक प्रोफेशनल नेम। और उसके बाद धीरे धीरे आज देखिए कितने सारे कास्टिंग कंपनीज हैं जो उनके नाम के हिसाब से नहीं है, ब्रांड के हिसाब से। सो आई थिंक दैट वाज द हमने पहल की थी उसकी। टीवीएफ कैसे हुआ? मतलब आई थिंक वहीं से आपकी एक्टिंग जर्नी ने एक बूस्ट लिया। जैसे मैंने बोला कि कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नए नए आ रहे हैं तो आपको कम्युनिटी बनाना या कम्युनिटी में रहना वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस बन जाता है। तो टीवीएफ का ऑफिस हमारे जहाँ पे हम कास्टिंग करते थे उसके एकदम बगल में था, और अरुणाब जो था वो मेरे ही गली में रहते थे। उन्होंने मुझे पूछा भी था एक बार सड़क पे चलते हुए कि भाई तू एक्टिंग करेगा यूट्यूब पे? मुझे लगा क्या पागल आदमी है, यूट्यूब पे कौन एक्टिंग करता है, मैं थिएटर में एक्टिंग करने आया हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे वो टीवीएफ का वो देखा, रोडीज, जो उन्होंने स्पूफ बनाया था। निधि बिष्ट मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मेरा एक और दोस्त है मनोज शर्मा, तो वो टीवीएफ के साथ बहुत काम करता था। उसने वो ट्रूथ एंड डेयर किया हुआ था, ठीक है, तो काफी पॉपुलर था वो उस टाइम। तो ही बेसिकली एक मिनट गो टीना गो। तो मनोज ने बेसिकली ट्रूथ एंड डेयर किया हुआ था, ठीक है, तो वो काफी पॉपुलर था। तो मुझे लगा यार मुझे भी मतलब आई वांट टू एक्ट, बट पता नहीं था कि कैसे करेंगे। इनफैक्ट सच बताऊं तो जब तक मुझे पिक्चर्स ऑफर, वो छोटा रोल जब निधि मेरे पास आई थी तब तक मेरी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल चुका था एज एन एक्टर। मुझे लगा था कि शायद मैं एक्टिंग कर ना पाऊँ, मतलब मुझसे शायद एक्टिंग होगी ही नहीं। बट निधि ने हमेशा इंसिस्ट किया कि नहीं तुझे आके ऑडिशन देना है देना है देना है। वो 1 महीने तक मेरे पीछे पड़ी रही। फाइनली मैंने वो ऑडिशन दिया, ठीक है, और ऑडिशन दिया और मैंने कुछ अपने जैसे कहते हैं एक्टिंग का जो पैटर्न है उसको तोड़ने की कोशिश की थी इस ऑडिशन में, एंड आई गॉट द रोल। 1 दिन का काम था, कुछ पैसे मिल रहे थे, मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे रोल्स किए हैं, उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा। वो मेरे लिए एक्सपीरियंस है, कैमरा के सामने कैसे बात करना है, साउंड कैसे रखना है, लाइट को कैसे फेस करना है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखने को मिलती है छोटे छोटे रोल्स से। तो वैसे ही पिक्चर्स में मुझे वो एक सीन किया, मैं भूल गया, एंड देन दैट वो एक डायलॉग जो है इतना बड़ा डायलॉग बन गया। आज भी मतलब मैं कहीं घूमता हूँ, इतना कुछ काम किया हुआ है, फिर भी लोग तू बियर है डैश बोल के चले जाते हैं। मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट हमेशा रह जाती हैं। फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। टीवीएफ में मुझे फिर ह्यूमरसली योर्स करने का मौका मिला, मैंने बुशी का रोल किया। फिर मैंने वो विजय माल्या वाला जो आप लोग रील बड़ा आजकल पॉपुलर हो रहा है, तो वो 3 एपिसोड दारू पे चर्चा मैंने डायरेक्ट किया, उसमें लिखा। फिर एक इनमेट्स बोल के एक शो था जो कि मैंने प्रोड्यूस किया। तो मैं टीवीएफ के साथ काफ़ी काम किया, मेरी ट्राइब थी, कम्युनिटी थी। बट फिर धीरे 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 एक वक्त आया जब मैं स्त्री का मुझे रोल मिला, फिर हम लोग। स्त्री कैसे, मतलब कैसे ऑफर कैसे हुआ था? मतलब रैंडमली बोला उन्होंने कि यार ये है, या कुछ ऑडिशन? रैंडमली 8 साल तक सर मुंबई में कास्टिंग करते रहे, ये उम्मीद में कि कभी कोई डायरेक्टर जो है हमारे क्यूज को सुनकर, क्यूज का मतलब होता है जब आप ऑडिशन ले रहे होते हैं तो जो एक्टर को जो लाइन पढ़ के बोलते हैं उसको क्यूज बोलते हैं। तो मुझे लगता था कि मेरे लाइन जब मैं पढ़ूंगा, भले ही मैं सामने ना हूँ,
किसी डायरेक्टर को मेरी आवाज़ आएगी और बोलेगा कि यार ये कौन है यार, इसको मैं अपने फिल्म में लेना चाहूँगा। और ऐसा हुआ भी था, मिलन लूथरा ने मुझे रोल दिया था, किसी कारणवश मिला नहीं। बट 8 साल तक मुझे कोई ऑफर हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता था शायद वही कि मेरे में अंदर ही कमी है। अब मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर तो नहीं है, लेकिन डायरेक्टर के एसोसिएट वो मुझे ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, जो कि अमर कौशिक। यस। और अमर भाई और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, हम लोग बहुत मस्ती की थी, बहुत क्या कहते हैं, टाइम पास हम लोग करते थे ऑफिस में। और अमर भाई ने मुझे बोला था कि हाँ जब भी, और गो गोवा गॉन में वो आई थिंक एसोसिएट थे, तो उन्होंने मुझे एक छोटे रोल के लिए बुलाया था। मैं कुणाल खेमू को कॉन्डोम बेचता हूँ, ये एक छोटा सा सीन था। तो उन्होंने मुझे यार बोला कि वो स्त्री उनकी एक फिल्म है और वो बना रहे हैं, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा यार यहाँ पे तो मैं हक से मांग सकता हूँ। मैंने हक से मांगा, मैंने बोला कि यार मेरे लिए कुछ है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ है, एक जना बोल के एक रोल है, वो उसका ऑडिशन तू दे। तो मैंने बोला और क्या है रोल? और मुझे हीरो का दोस्त नहीं करना था लाइफ में। ऐसे मुझे बहुत ऑफर आए थे, जेसिका में भी मुझे मनु शर्मा के दोस्त का रोल का ऑफर दिया था राज, मैंने क्योंकि वैसे कैरेक्टर्स को शैडो कैरेक्टर्स मानता हूँ, उसका कोई मतलब होता है नहीं। तो मैंने बोला यार मुझे बिट्टू करना है। तो कहता तू ठीक है, तू, उन्होंने बोला बहुत स्मार्ट थे वो, उन्होंने बोला तू जाके बिट्टू को ऑडिशन दे दे। एक दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर थे जो कि ऑडिशन ले रहे थे, शिव और आशीष। तो मैंने बिट्टू को ऑडिशन दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला जना का एक सीन कर दो। तो मैंने कर दिया वो एक सीन, और वो करते ही मुझे पता था कि यार ये तो मैं ही हूं। हाँ ये तो मैं ही। मतलब होता नहीं कि ऑडिशन देने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है आपने, लेकिन वो रोल मुझे मिला नहीं इनिशियली, वो किसी और के पास गया और मैं बड़ा दुखी हुआ। मुझे लगा यार ये रोल तो मेरा था, ये तो मतलब पता नहीं। मैंने फिर अमर भाई को वापस मैसेज किया एक दिन, मैंने बोला यार मुझे वो रोल करना है, देखो ना कुछ करके। उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने बोला हाँ पर लॉक हो गया। उन्होंने मुझे एक और रोल, छोटा रोल ऑफर करने की कोशिश की, मैंने मना कर दिया। हाँ स्त्री में उन्होंने मुझे ऑफर करने की कोशिश की, मैंने मना कर दिया। फिर एकदम अचानक से एक दिन उनका फोन आया और उन्होंने बोला कि तेरे पास डेट्स फ्री हैं क्या? और नहीं थे मेरे पास डेट्स। टीवीएफ का ही मैं ह्यूमरसली और सीजन 2 करने वाला, तो मैंने झूठ बोल दिया। मैंने बोला कि हाँ है। मैंने बोला टीवीएफ तो भाई बंधु, उनको बाद में समझाऊंगा। मैंने बोला हाँ है। उन्होंने बोला कि तू आजा, दिनेश विजन सर ने तुम्हारा ऑडिशन देखा है एंड ही लाइक्स यू। फॉर सम रीजन दे हैड सेकंड डाउट्स अबाउट दैट अदर एक्टर एंड दे वांटेड टू सी, मतलब दे वांटेड मोर ऑप्शंस। और उस बीच में उन्होंने मेरा देखा, राज एंड डी के सर ने भी मेरा रिकमेंडेशन दिया और दिनेश सर ने भी देखा, और दैट्स हाउ आई गॉट जना। ये एक्सीडेंट है सर। हाँ मतलब रिजेक्ट हो गए थे ये बिट्टू, आप करना चाहते थे ये तो पता था मुझे, बट रिजेक्ट हो गए थे ये मैं रिजेक्ट हो चुका था। आई वाज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, द सिलेक्शन फॉर जना। तभी मैं बोलता हूँ कि कुछ चीजें जो होती हैं वो ऐसा समझ में आया मुझे लाइफ में, जो आपके कंट्रोल में नहीं, वो डिवाइन इंटरवेंशन से ही होता है, या फिर वो डेस्टिनी है, या फिर वो कुछ है जिसके बारे में हमें नहीं समझ में आता है। मुझे इतना ही समझ में आया कि जना का मिलना, उस फिल्म का उस टाइम पर 130 करोड़ कमाना, जबकि बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म भी नहीं कमा पाती थी। और आज की डेट में स्त्री 2 का इंडिया का सबसे, मतलब हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी होना और इतना पैसा, दिस इज ऑल, इट्स नॉट आवर, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसमें, ये हो रहा है, ये हो जाता है। मुझे याद है स्त्री 2 मैंने बॉम्बे में देखी, प्रेस शो एक दिन पहले जो होता रात को, लेट था वो, 8-9 बजे के करीब था, 12 बजे के करीब पिक्चर खत्म हुई होगी, शायद 11 बजे के करीब पिक्चर खत्म हुई। तो आई रियली एंजॉयड, मतलब मुझे लगा मैं बड़े दिन बाद ना मैं इतना हंसा हूँ, और मैं ही नहीं, आसपास आप एनर्जी फील कर लेते हो क्या है, ठीक है। तो मैं तुरंत, मेरी आदत है कि मैं निकलता हूँ और मैं इंस्टेंट अपना रिव्यू रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब मैं किसी से बात नहीं करता, किसी से बात नहीं करता, मतलब तुझे कैसी लगी कैसी नहीं लगी, मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। मैं इंस्टेंट, मैं वहाँ पे अपना रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं अपनी टीम को, उन्होंने कहा सर इसकी हेडलाइन क्या दें, मैंने कहा लिख दो साल की सबसे अच्छी फिल्म, ठीक है। तो उस फिल्म का कोई क्रू या वो मेंबर जा रहे थे उधर से, तो उन्होंने कहा अच्छा हमारी फिल्म के लिए बोल रहे हो, मैंने कहा कह रहे पक्का मैंने कहा हाँ पक्का। तो मुझे अभी भी वो मेमोरी याद है, एंड यू नो दैट इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऑडियंस उनसे इतना कनेक्ट करता है ना। स्त्री 2 में मैंने ये चीज़ महसूस करेक्ट कि रिसेंटली फिर स्टोलन में मैंने देखा, मतलब
बहुत कम फिल्में होती हैं जिनका आप इतना पॉजिटिव रिस्पांस देखते हो आज की डेट में सोशल मीडिया पे। जी जी। भगवान भी मुझे लगता है आज की डेट में आ जाएंगे ना तो भी ट्रोलर बोल देंगे अरे नहीं सर येलो जो पहने हो ना वो थोड़ा कम वाला येलो है, वो कुंडल आपका जो है ना वो लग नहीं रहा असली वाला। हाँ मतलब पायरेटेड लग रहे हैं वहाँ। तो स्टोलन मैंने डाला तो हर किसी का भाई साहब यार क्या फिल्म है यार, क्या फिल्म है यार। मैंने अमेजोन से पूछा ये इसकी ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि स्क्रीनर पे ना हमें ड्यूरेशन नहीं दिखती है। अच्छा। मतलब वो थोड़ा स्क्रीनर पे फिल्म देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, अच्छा। तो मैंने कहा 90 मिनट है। मैंने कहा आपको कैसी लगी? मैंने कहा बुरी लगी होती तो मैं आपसे ड्यूरेशन नहीं पूछता मैं डाल देता। तो स्टोलन की जर्नी क्या रही? मैंने सुना कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस भी थे, आप करने नहीं वाले थे, फिर आपने की। नहीं बहरहाल स्त्री की अगर मैं बात करूं वहां से मैं कनेक्ट करता हूं। आई थिंक स्त्री 2 जब जिस दिन हमने पहली बार पेड प्रीव्यू शोज देखे दिल्ली में, उस दिन समझ में आया कि फिल्म कितनी बड़ी है और ये इसका जो प्यार है वो कितना ज्यादा वाइड स्प्रेड है। और मुझे शायद उस दिन पता था कि भाई पिक्चर बहुत आगे फर्स्ट की बात कर रहे हो आप? सेकंड की फर्स्ट में तो मतलब पता ही नहीं था ना ज्यादा कुछ, वो धीरे धीरे हुआ। सेकंड में तो आंधी तूफान की तरह हुआ। स्त्री 2 से पहले मैंने स्टोलन शूट कर लिया हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा स्त्री 2 से पहले? हाँ स्त्री 2 कब आई थी? पिछले साल ना 2024 2023 में मैंने स्टोलन शूट किया था। इसीलिए शायद हिम्मत बनती है क्योंकि मुझे पता है इतनी बड़ी फिल्म मेरे हाथ में है तो मैं थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है। क्रिएटिव डिफरेंस का ये है कि ऐसे ही जैसे आप बैठे हैं यहीं पर गौरव और केटी प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने बोला यार मजेदार है लेकिन इसमें ना कुछ एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको ऐड करें, कुछ एक इमोशनल क्वेश्चन जो था दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। तो उन्होंने बोला हाँ करेंगे और फिर ये था मुझे कि फिल्म तो कर रहा हूँ मैं और ये एकदम वैसे लौंडे दिल्ली के कि हम कुछ नया करने आए हैं, हमारे पास ये विजन है और हम करना चाहते हैं। मैंने बोला यार अगर जो ये बोल रहे हैं उसका 50% में इन्होंने कर दिया तो पिक्चर तो यूनिक है और क्यों ना मतलब ट्राई किया जाए। फिर कुछ कोविड के चक्कर में हम लोगों का रुक गया क्योंकि कोविड में सब शूटिंग वो नहीं कर पा रहे थे। फिर कास्टिंग में चेंज हुआ। पहले मुझे उन्होंने रमन के लिए ऑफर किया था, फिर बाद में गौतम दिया। ये सब करते करते 2 साल हो गए और फिर 2 साल बाद जब उन्होंने बोला कि शूट कर रहे हैं इस तारीख को, तो मैंने वही मेरा वो वाला जो था कि मैंने बोला था कुछ करने के लिए स्क्रिप्ट में, वो किया क्या आपने? और वो बड़े कन्विंस थे कि उसको करने की जरूरत नहीं और मैं बड़ा कन्विंस था कि करने की जरूरत है। इसी बीच में हमारे बीच में अनबन हुई, मिसट्रस्ट हुआ, जहाँ पे उनको लगा कि शायद मैं मतलब वो गौरव का एक बड़ा है कि यार बॉम्बे के एक्टर जैसा बिहेव कर रहे हो, क्या कहते हैं आप लोग हाँ बोल के ना बोल कर देते हो, करनी नहीं है तो बता दो, अगर सब पैसे की बात है। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं है, हमारा प्रॉपर झगड़ा हुआ। उस झगड़े में आई थिंक हम दोनों को समझ में आया कि कितने ज्यादा पैशनेट है हम दोनों फिल्म्स को लेकर, एंड दैट इज इट। आई थिंक उसके बाद चीजें टक 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 हुई, हम दिल्ली गए। दिल्ली में हमने 1 महीना लिया, स्क्रिप्ट पे बैठे, काम किया, सबने जैम किया, सब मिलकर आए और हम जाके पुष्कर में जाके पिक्चर बनाए। स्टोलन एक ऐसी फिल्म है जो मैं सबको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यूजुअली हम लोगों को लगता है कि बॉम्बे में रह के ही हम फिल्म बना सकते हैं, या बॉम्बे के प्रोड्यूसर्स या बॉम्बे के स्टूडियोज, या फिल्म बनाना मतलब बॉम्बे आना पड़ेगा। स्टोलन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप कहीं से भी फिल्म बना सकते हैं। आप दिल्ली में एक ऑफिस था उनका, जो आर्ट था वो जुगाड़ से बनाया था, क्योंकि स्टेशन में ट्रंक बक्से ये वो सारा खरीदा या रेंट आउट नहीं हुआ था, लोगों से मांग मांग के जुगाड़ से बनाया था। एक गाड़ी एंडेवर खरीद ली सेकेंड हैंड ताकि उसको बाद में उसको बेच भी दी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्शन है वो, जो कि हम लोग यूजुअली नहीं देखते। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में और इस तरह के टीम आपको और देखने को मिलेंगे, जो कि जरूरी नहीं है कि बॉम्बे जैसे महंगे शहर में रहकर वो बने, वो कहीं से भी बन सकती है फिल्म। अगर स्टोलन दिल्ली से बनी है, हो सकता है कोई और फिल्म होगी। जो जग्गी, इनफैक्ट एक फिल्म थी जग्गी, वो आई थिंक पंजाब में किसी शहर में बनाई है। 2 लाख रुपए में फिल्म बनाई उन्होंने, 2 लाख। 2 लाख में शॉर्ट फिल्म नहीं बनती है। सो आई थिंक बिकॉज टेस्टिंग टाइम्स है ना, तो इनोवेशन भी चाहिए, जरूरत है। तो स्टोलन मुझे लगता है कि बहुत ही, अदर देन बीइंग अ वेरी व्हाटएवर लाइक एज ऑफ द सीट थ्रिलर, मुझे लगता है कि
एक नया इनोवेशन है फिल्म मेकिंग। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि मतलब दिल्ली में बनी, जुगाड़ से बनी, और प्राइम वीडियो जैसा प्लेटफॉर्म खरीद रहा है और उस पे वो नंबर 1 पे ट्रेंड भी हो रही है। और 4 बड़े दिग्गज उस फिल्म के लिए आ भी रहे हैं, अपना नाम दे रहे हैं। निखिल अडवाणी जी हो गए या अनुराग सर हो गए, मोटवाने। तो दिस इज अ बिगेस्ट टेस्टिमनी। अच्छा, मुझे क्या लगा मतलब फ्रैंकली, मतलब मैंने फिल्म देखी तो मैंने देखा कि यार इसके इंटरव्यू में ना मैंने 8 लोगों को बैठे देखा था। ठीक है, मुझे लगा यार 8 का क्या काम है। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं थोड़ा खुरपेंच टाइप आदमी हूँ कि यार 8 लोग काहे बैठे थे। अच्छा, पिक्चर में तो अभिषेक बनर्जी है या दूसरा एक्टर है और वो हीरोइन है, और डायरेक्शन वायरेक्शन में इनका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैंने देखा, अच्छा ईपी हैं। मुझे लगा यार ऐसा तो नहीं है कि पिक्चर अच्छी बन गई हो, इन्होंने अपना नाम जोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल अपना नाम तो जोड़ेंगे ही, और हमें भी उस नाम की जरूरत है। क्योंकि क्या है कि एक कॉमन मैन तक पहुंचने के लिए या इंडस्ट्री में भी पहुंचने के लिए जब देखते ना ये 4 नाम है तो सबका एक क्यूरियोसिटी जगता है कि क्या हुआ, ये क्या है। मान लीजिए अगर ये 4 नाम नहीं होते, ठीक है, फिल्म फिर भी अमेज़न प्राइम पर आती, तो भी एक धीरे धीरे आग लगती। जिस आग की आप बात कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे लगती। ये 4 नाम से होता है क्या ना, तुरंत आग लग जाती है। क्योंकि जो इनके फैंस हैं और अलग अलग तरह के फिल्म मेकर्स हैं, सबके अपना अपना अलग अलग विजन है, वो सारे सिनेफाइल्स देखते हैं, आप लोग देखते हो, एक इंटरेस्ट जगता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये एक नया मॉडल हो सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि यार हमें लगता है कि हम कोई फिल्म बनाएं और वो बर्बाद हो जाए, कोई मतलब कोई सपोर्ट करे ना करे, बट इससे बड़ा सपोर्ट क्या हो सकता है। और शायद कल को मैं भी वो सपोर्ट करूं। इट्स द सेम थिंग। मेरे पास एक छोटा मोटा पावर था, मेरे हाँ बोलने से शायद स्टोलन में एक अमाउंट आया, करेक्ट, और इन 4 के हाँ बोलने से शायद हमें एक रुतबा मिला, यू नो। तो आई थिंक वो वही है, कोलैबोरेशन, कम्युनिटी, वो सब मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं वो जरूरत है। तो ये कम्युनिटी है जिसने साथ में मिलकर एक फिल्म को प्रेजेंट भी किया। अच्छा, एक आपने अभी मुझे एक बात बोली कि मुझे यार हीरो का भाई नहीं बनना था, दोस्त नहीं बनना था। भाई भी। राणा नायडू देखी मैंने, मतलब मेरी कल परसों किसी से बात हो रही थी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम अक्सर फिल्में और ये सब बहुत डिस्कस करते हैं कि यार ये कैसी लगी। मैंने कहा यार वो अभिषेक बनर्जी का उसमें जफा, कह रहे यार वही था बस उसमें, मतलब उनका एक अपना ओपिनियन था कि वो जो किरदार मैंने देखा, मतलब आई वॉज वेरी शॉक्ड कि यार ये मतलब क्या मैनरिज्म है। और तो वो हाउ एग्रीड एग्रीड कि इतनी बड़ी कास्ट है। जफा, अच्छा, मैं बताता हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला था राणा नायडू मत करो क्योंकि खो जाओगे, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये वो। मैंने एक ही चीज बोली थी उस टाइम, एक चीज कि यार मुझे एक ऐसा शो करना है जिसके ना सीजन बनते रहे ताकि प्रोविडेंट फंड के जैसे पैसा आते रहे। सीरियसली, क्योंकि मैं जो जितने भी वेब शोज किए सब में मर गया हूँ। मिर्जापुर में मर गया, पातालों में मर गया, आखिर सच में मर गया, सब जगह मर गया यार मैं। तो मुझे लगा यार ये तो सही नहीं है। आप पैसे कमा ही सकते हो तो कोई तो माध्यम होना चाहिए जहां से मतलब यार आपको हर साल का थोड़ा बन जाए। तो एक तो ये सोच थी। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सोच ये थी कि मुझे लगता है कि जफा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैरेक्टर है, बहुत। और वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं केपेबल नहीं हूं टू प्ले दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। मैं वही वाली बात है, देखिए स्ट्रीट स्मार्ट लड़का हूँ, ठीक है, फ्रंट फुट पे एक्टिंग करने वाला आदमी हूँ। आप मुझे सिचुएशन दे दीजिए, मैं कुछ कर दूंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बैक फुट पे रहना है, यहाँ पे अंदर घुटन में रहना है, और वो अंदर की घुटन वो सारी चीजें जो है ना मेरे लिए एज एन एक्टिंग एक्सरसाइज है। तो जफा, अगर आप कोई मुझसे पूछता है कि तूने क्यों बोला, तो मैंने बोला था मेरे लिए बहुत बड़ा एक्टिंग एक्सरसाइज है। और यही कमाल बात है यार हमारे इंडस्ट्री की और हमारे लाइन की, कि आप ऐसी चीजें कर सकते हो जिसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो मैं एक्टिंग एक्सरसाइज भी मेरी चल रही है, मैं ग्रो कर रहा हूँ एज एन एक्टर बाय अंडरस्टैंडिंग जफा। एंड बड़े चैनल पे है, नेटफ्लिक्स पे है, पॉपुलर शो है, पैसे भी मिल रहे हैं, सो ट्रेनिंग भी चल रही है और प्रोविडेंट फंड भी आ रहा है। लेकिन अब जैसे आपके कैरेक्टर्स की तारीफ होती है, क्रिटिकल एक्लेम आपको बहुत मिलता है। जी जी जी, मतलब आई थिंक 90% 95% क्रिटिक्स जो हैं वो दिल प्रेज यू कि यार अभिषेक का काम बड़ा अच्छा था, अभिषेक का काम। जब ऐसा एक माहौल बन जाता है कि हाँ भाई ये बंदा आएगा, मतलब चाहे पिक्चर कैसी भी हो, मतलब वेदा मुझे अच्छी नहीं लगी थी, आई डोंट लाइक वेदा, बट मुझे आपका काम उसमें बहुत बढ़िया लगा। मुझे लगा यार मतलब
एज अ विलन भी मतलब मुझे शर्वरी का काम अच्छा लगा। तो अब जब कोई चीज़ चूज करते हैं तो अब दिमाग में रहता है कि स्केल ऊपर ही जाएगा भाई, या मतलब क्या प्रेशर आता है या क्या होता है? बिकॉज आप खुद कास्टिंग डायरेक्टर भी हो, आप क्राफ्ट को बहुत क्लोजली समझते भी हो। यस, आई थिंक पिछले साल तक मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो था कि मैं जितना भी दिख सकता हूं दिखूं। तो मैंने बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारा शोज किया, ताकि मुझे दिखना था यार, लोगों को दिखाना था कि मैं एक्टर हूं। आई थिंक पिछले साल के बाद थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना इनसिक्योरिटी थोड़ी सी कम हुई है, और अब धीरे धीरे अपने आपको बोलना पड़ रहा है कि यार अब प्रूव मत कर, डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, प्रूव हो चुका है, क्योंकि वो मेरे अंदर है प्रॉब्लम। क्योंकि अब सबको पता है कि अभिषेक बनर्जी इज अ गुड एक्टर। हाँ, और मुझे लेकिन बहुत दिक्कत है ये, मुझे शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे ये बुलवाना था लोगों से कि यार मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैं सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि बहुत लोग ये भी बोलते थे कि कास्टिंग डायरेक्टर है इसलिए शायद रोल मिल रहे हैं, तो एडेड प्रेशर था। हाँ, कि अपने घर का मामला। एग्जैक्टली, तो एडेड प्रेशर के चक्कर में मैं हमेशा फ्रंट फुट पे रह के, मतलब मेरे कुछ को एक्टर्स बोलते भी थे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं कि यार तू हमेशा कुछ करने की कोशिश करता है, व्हाई डोंट यू जस्ट ब्रीथ समटाइम्स इन द सीन। एंड आई एक्चुअली लाइक व्हाट दे हैव सेड कि हाँ यार बात सही है, हमेशा आई डोंट नीड टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर, समटाइम आई कैन जस्ट एंजॉय। ऐसे कुछ कैरेक्टर, जफा शायद वो है, पता है कि बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं अपना आराम से चिल कर रहा हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब जो जिस तरह के मैं काम कर रहा हूँ, या आई थिंक कह सकते हैं कि अगला साल जो है वो इन्हें में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे चीजें की हैं इस साल जो कि अभी रिलीज होंगी yes. जो मतलब अगर आप भगवान करे ऐसा ही हो, मुझे लगता है A to D to E to G, मतलब they are all different and I don't know what's going to happen, but they are all very interesting projects. तो अगला साल I think next year is going to be a very very interesting year for me. I want to see कि मतलब लोग कैसे देखते हैं उन सारे कैरेक्टर्स। कोई कभी रेफरेंस रहता है दिमाग में किसी एक्टर का कि यार मुझे मतलब एज एन एक्टर इरफान साहब जैसा बनना है, या मुझे इनकी तरह मतलब याद किया जाए कि इतनी वर्सेटैलिटी थी इस बंदे में? कुछ रैंडम इस तरह का चलता है कभी, जैसे हम भी सोचते हैं यार मतलब उसकी तरह सक्सेसफुल होना है? नहीं, मैंने एक्चुअली कभी नहीं सोचा ये कि मुझे, पहले शुरू में बच्चन साहब बहुत बड़े जैसे कहते हैं इंस्पिरेशन रहे हैं, तो हमेशा आता लगता था कि यार मैं बच्चन बनूंगा, पर देन यू रियलाइज कि एक ही नहीं बन सकते आप, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं बन सकते आप। शाहरुख खान भी एक ही है, तो आप नहीं बन सकते। तो मेरी कोशिश ये है कि जो भी मेरी लेगेसी हो आने वाले कुछ सालों में वो मेरी हो, वो किसी की तरह ना हो। और मुझे लगता है कि इंडिया और हमारे इंडस्ट्री में एक्टिंग की तवज्जो बड़ी कम हो जाती है। मतलब कभी कभार मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं हाँ ये एक्टर है ये स्टार है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन दोनों को मिलाने की जरूरत है, और ये बताने की जरूरत है ऑडियंस को। आजकल ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो भी गई है, इतनी ज्यादा फिल्में देख रही है बाहर की विदेश की, कि जो हमें लगता था कि हम सिनेफाइल्स हैं, अब मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस सिनेफाइल्स है। और हमारा डायरेक्ट कंपटीशन अब हमारी खुद की फिल्में नहीं है, अब हमारा डायरेक्ट कंपटीशन रीजनल तो है ही, आपस में तो हम लोग कॉम्पीट कर ही रहे हैं। और कोई बोलता है कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल है, बहुत है, बिल्कुल है कंपटीशन है, तभी मतलब वो बातें हो रही है ना कि इसने इतने कमाए उसने उतने कमाए यहाँ की पिक्चर। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो कलेक्टिवली हमारा इस वक्त कंपटीशन जो है ना वो वेस्ट का मार्केट, स्पेनिश फिल्म्स, स्पेनिश शोज, कोरियन शोज, साउथ अमेरिकन प्रोजेक्ट्स, अमेरिकन तो थे ही हमेशा, ब्रिटिश प्रोजेक्ट्स। सो देयर इज सो मच, इतना सारा है कि मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है टू जस्ट लाइक कम्पीट विथ योर ओन पीपल। यू आई मीन आई थिंक नाउ इज द टाइम कि हम लोग एक ग्लोबल फोर्स की तरह उतरे ओटीटी के माध्यम से। स्टोलन मेरे लिए आई थिंक 190 कंट्रीज में एक साथ दिखाई गई हमारी छोटी सी कोशिश, और वो ट्रेंड की थर्ड डे पे वो 9 कंट्रीज में नंबर 1 पे थी। एंड दैट्स द काइंड ऑफ, आई मीन ठीक है वो एक दिन के लिए नंबर 1 पे थी, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसी फिल्म का मैं हिस्सा हूं या कोई और हिस्सा हो जो एक महीने तक वो नंबर 1 हटे नहीं। एंड दैट इज द मोटो जो आप बोल रहे हैं ना कि कहां तक पहुंचना। आई थिंक द मोटो इज दैट कि हॉलीवुड जाके फॉरेन फिल्में नहीं करनी है, इंडिया में रह के ऐसी फिल्में करनी है जो हॉलीवुड में एक्सेप्टेड हो, या लोग हॉलीवुड छोड़िए इंटरनेशनली ऑडियंस में वो एक्सेप्टेड हो। आई थिंक दैट्स द एम। अच्छा एक बार बताइए मुझे, जैसे आपकी फिल्म आई कोई भी, मान लीजिए भेड़िया आई या जी, ठीक है, जब एक एज एन एक्टर आप उभर रहे थे, या जब तक ये बहुत
क्लियरली स्टैब्लिश नहीं था कि अभिषेक बनर्जी इज अ वेरी गुड एक्टर, ठीक है। तब जब इस तरह की हेडलाइन पढ़ते थे कि अभिषेक बनर्जी ने ओवरशाइन कर दिया इसको, या मैंने खुद लिखी है, तो मैं मतलब क्योंकि मेरी एक दो बड़े अच्छे एक्टर हैं, उनको मैंने जैसे उन्होंने फोन करके पूछा यार कैसा लगा, मैंने कहा आप तो खा गए उसको तो कहते यार लिख मत दियो ठीक है। तो ये जब होता था, ठीक है, या होता है, तो क्या फीलिंग रहती है? मतलब जाहिर अच्छा लगता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं को डर भी होता है कि यार कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। नुकसान एज इन कि वो लोग मेरे साथ, वो लोग नाराज ना हो अरे जाए, नहीं, आई डोंट थिंक, नहीं, मुझे नहीं लगता कि, और मैं कोई ऐसा किसी से कम्पीट करने आया नहीं, जैसे मैंने कहा, तो ऐसा है नहीं कि मैं और मैं कर भी नहीं पाऊंगा जो आप बोल रहे हो, जिनकी बातें हो रही हैं, दैट इज नॉट द स्पेस। और दूसरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। जब मैं सेट पे जाता हूँ तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरे सामने कौन है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे हाथ में क्या है और मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है, और वो जो डायरेक्टर जो बैठे हुए हैं उनको मजा आना चाहिए सबसे पहले। तो मैं को एक्टर्स के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, को एक्टर तो मेरे कलीग्स हैं, एंड दे हैव टू बेसिकली, वी ऑल हैव टू कम टुगेदर टू गिव द सीन द वे डायरेक्टर वांट्स। मेरे लिए यही प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि ये जो डर है ना, वो डर तभी आएगा जब आप अगेन इफ यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू प्लीज समबडी, अपीज समबडी, जो कि काम से रिलेटेड नहीं है, तो फिर वो डर आएगा। मैं आई थिंक बहुत फ्रेंडली हूँ अपने सारे कलीग्स एंड सारे को एक्टर्स से, मुझे किसी से कोई जलन नहीं है, मुझे किसी से compete नहीं करना। मुझे पता है कि जब मैं जिस दिन सेट पे उनके साथ काम करूँगा तो बेस्ट काम होना चाहिए, उनको भी दे शुड ऑल्सो फील अंदर से कि यार मजा आ गया आज काम करके, बस यही है। तो आई डोंट, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कोई अगर ऐसी चीज़ें बोलेगा, बट आई थिंक वही है कि कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो ओवरशैडो करते हैं, एक्टर नहीं करता। Sometimes मजबूत होगा तभी तो कैरेक्टर भी ओवरशैडो करता है, बट ऐसा नहीं है ना। बट मैं बताऊं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बहुत लोग बोलते हैं ना पाताल लोक, हथौड़ा त्यागी, ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि हाँ जो आपने देखा, पर मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछे, मेरे लिए हथौड़ा त्यागी वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, यू नो, इट वाज अ वेरी इजी जर्नी, एंड आई ऑलवेज फील कि मतलब वो कैरेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए मेरे अलावा कोई और होता और उसकी 19 भी होती ना परफॉर्मेंस, तो भी वो इतना बड़ा कैरेक्टर होता। लिखावट, राइटिंग इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। राइटर बाप होता है, राइटर मतलब बाप वो हमने अभी रिसेंटली डायलॉग भी वायरल हो, आई थिंक मतलब वही सबसे इम्पोर्टेंट राइटिंग ही है। मतलब मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मैं बहुत सारा रीजनल कंटेंट भी देखता हूँ, मतलब वहाँ पे कई बार किसी फिल्म में सिर्फ 3 कैरेक्टर्स होते हैं। एक मैंने अभी रिसेंटली फिल्म देखी इरुल, तो मतलब 3 कैरेक्टर्स, फहद फासिल, 2 और थे। एक घर में लगभग 80 to 90% फिल्म शूट हुई, ब्रिलियंट राइटिंग, मतलब वहां कुछ नहीं है, सेम कपड़े पहने उन्होंने, उस एक घर में सारी चीजें चल रही हैं, बट यू आर हुक टू द फिल्म। मतलब पॉइंट तो वही है ना, स्टोरीज, हम तो स्टोरी टेलर्स हैं, तो स्टोरी अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर क्या बताएंगे। राइट। और कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ अगर अलाउड हो, कुछ? हाँ नहीं, आई थिंक खोज है, भरत बाला ने डायरेक्ट की है, रहमान साहब का म्यूजिक है उसमें, और शाहाना गोस्वामी, मैं, नीरज कबीर, एंड कुंभ के बैकड्रॉप पे वो फिल्म है। आपने शूट भी की? जी, कुंभ में जाके हमने शूट किया था, गोरिल्ला शूटिंग किया था। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था वो, 7 दिन 8 दिन हमने कुंभ में शूट किया था। उसके बाद बागी बेचारे, जिसका अभी खत्म हुआ है, प्रतीक गांधी, मैं, सुमित पुरोहित ने फिल्म डायरेक्ट की है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, अगर आप लोगों को जैसे स्टोलन बड़ी यूनिक फिल्म लगी है, बागी बेचारे जब अगले साल रिलीज होगी, वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फिल्म्स होने वाली है अगले साल। मिर्जापुर की शूटिंग मैं शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द, और उसके साथ साथ मिर्जापुर फिल्म जो अनाउंस हुई थी पिछले साल, तो उसकी शूटिंग शुरू करने वाला हूँ, और कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स और हैं जो अभी इसी साल शुरू होंगे। ग्रेट, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड बड़ी लॉन्ग पेंडिंग कॉन्वर्सेशन थी, थोड़ा मजा आया, जब आपकी तबीयत भी खराब थी, लेकिन नहीं, मतलब आपको देख के ठीक हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं तो खैर मतलब आई कैन से आई एम अ फैन आल्सो एंड अ बिग एडमायरर, बिकॉज मैं जब आपको स्क्रीन पे देखता हूँ तो मुझे मतलब एक भरोसा होता है कि भाई पिक्चर कैसी भी हो, बंदा। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा, आप हो गए या बाकी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, जब जिस तरह का प्यार और मैंने देखा है ना स्टोलन को लेकर, या फिर जब मेरे शुरुआती दौरों में जो आप बोल रहे हैं,
यार वो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब आपको लगता है कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, बट देयर आर पीपल हु आर वाचिंग इट, सब देखते सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ बिलीफ यार, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं यार कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, वो काम ऐसे आपने अपने काम से कंपेल कर दिया सामने वाले को कि वो लिखेगा ही लिखेगा या वो बोलेगा ही बोलेगा। मतलब मुझे लगता है कि वो एक अच्छे एक्टर की खासियत है, और फिर काम अच्छा होगा तो वी हैव टू। आजकल तो मैंने बताया ना, दर्शक बहुत स्मार्ट है, अगर आप किसी का नाम नहीं लेंगे तो कमेंट सेक्शन में ही आपको छीन लेगा, इसको भूल गए। सबसे बढ़िया काम तो इसी का था। ये बात तो है, ये बात तो आई थिंक ऑडियंस इज द किंग। करेक्ट, सबसे बड़ी बात है वो सबको लाइन पे ले आती है, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे स्टार्स। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू, थैंक यू, यस, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू जो भी आपने बताई फिल्में, एंड इंतजार रहेगा उन फिल्मों का। थैंक यू, थैंक यू।